बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामीर पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास जो भी टॉपिक होते हैं, जो डिस्कस करते हैं, वो उसको हम सिंपल और आसान रखने की कोशिश करते हैं ताकि आम लोग उसको आसानी से समझ सकें। इसी तरह आज भी हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है ग्रेविटी। बेसिकली उर्दू में उसे कशिश शकल कहते हैं और इंग्लिश में उसे ग्रेविटी कहा जाता है कि हर चीज़ के अंदर ग्रेविटी पाई जाती है। और आम तौर पर ये अगर एग्ज़ाम्पल देनी हो तो लोग सोलर सिस्टम की देते हैं। वो सोलर सिस्टम जिसके गिर्द सियारे घूमते हैं, वो अपने ऑर्बिट्स के अंदर वो उसकी मूवमेंट मेजर करते हैं। और बेसिकली ग्रेविटी का मेन जो पॉइंट होता है वो उसका सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ से वो चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा होता है। इसी तरह हमने इस टॉपिक को ज़्यादा बेहतर अंदाज से डिस्कस करने के लिए अपने साथ मदऊ किया है डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब को। जैसा कि आप जानते हैं, वो अदीब हैं, शायर हैं, सीरत की किताब भी लिखी है और प्रोफेशनली एक डॉक्टर भी हैं। नाज़रीन, आइए उनसे इस मौजू के ऊपर हम कुछ नए पॉइंट्स जानने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक नया टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है ग्रेविटी, जो कि एक साइंस ही है। आमतौर पर साइंस के हवाले से ये टॉपिक लिया जाता है। थोड़ा सा बता दें कि ग्रेविटी क्या चीज़ होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इमरान, मैं जैसे हम अक्सर कोशिश करते हैं कि अपने हर प्रोग्राम का बुनियाद किसी कुरानी आयत से लें, तो हम ये देखते हैं कि कुरान में भी इसके मुतल्लिक़ कोई इशारा है। सूरह रहमान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तातुम अन तनफुज़ू मिन इक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। कि है जिन्नो इंस के ग्रोह, अगर तुम ये समझ सकते हो कि तुम ज़मीन और आसमान की हदों से बाहर निकल जाओ तो ऐसा करके कोशिश करके देख लो, लेकिन ये बग़ैर बहुत ज़्यादा क़ुव्वत के तुम नहीं कर सकोगे। अब इसमें देखें, एक चीज़ की तरफ अल्लाह पाक ने इशारा किया कि ज़मीन की हदों से बाहर निकलने के लिए क़ुव्वत की ज़रूरत है। अच्छा। और हम देखते हैं कि जब रॉकेट वगैरह बनते हैं तो उसके नीचे से वो जो ईंधन है उसका एग्जॉस्ट करता है और उसमें वो क़ुव्वत पैदा करता है जो ग्रेविटी के इफ़ेक्ट को ज़ायल करता है। तो ये जो ग्रेविटी का इफ़ेक्ट, ये कितना उसका असर है कि वो कुरान में भी कहा गया कि अल्लाह बिसुल्तान, के बग़ैर उसकी। और दूसरी तरफ आसमान की अगर हम पहनाई देखें तो आसमान इतना बड़ा खलाएँ हैं कि उनसे निकलना भी जो है वो बग़ैर क़ुव्वत के मुमकिन नहीं है। तो ये जो ज़िक्र है कुरान शरीफ में, इसका हमें इशारा मिलता है। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी, अगर हम ज़मीन पे रहते हुए इसको देखें तो हम देखते हैं कि जो भी चीज़ है वो जब वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। बेशक। और ये कभी नहीं होता कि हम चीज़ को किसी को पकड़ के छोड़ें तो वो ऊपर की तरफ गिरना शुरू कर दे। सिवाय वो जो बच्चों के बैलून होते हैं जिनमें हीलियम गैस होती है, वो ऊपर की तरफ क्यों जाता है उसका हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो ग्रेविटी वो कशिश है जो तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, ज़मीन की तरफ। ठीक है। अगर हम ज़मीन के हद तक रह कर देखें तो इसमें इसका जो है नाम भी, लफ्ज़ जो ग्रेविटी है वो गहराई से, जैसे आप कहते हैं ना, आप इस मामले की ग्रेविटी नहीं समझ रहे। ठीक है। तो क्योंकि गहराई जो होता है आम तौर पे, ये हम जब पुराने दौर से देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि चीज़ों को नीचे की तरफ जाना। अच्छा। अब हमारी जो सारी दुनिया है ना, इसका जो पूरा निज़ाम है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, पहले हम इसकी बात कर लें। इसमें हर चीज़ ग्रेविटी की वजह से ही है। मिसाल के तौर पे हम किस स्ट्रक्चर में घर बनाते हैं, हम जब छत डालते हैं तो उसको कितने सहारे पे खड़ा करना है, क्योंकि जो छत का वज़न है, अगर ग्रेविटी ख़त्म हो जाए तो छत का कोई वज़न नहीं है, आप उसे चंद तिनकों पे भी खड़ा कर सकते हैं। ओके। लेकिन इसका मतलब, ये जो ग्रेविटी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है तो वो चीज़ों में वज़न पैदा कर देती है। जैसे हम यूँ कह लें सादा अल्फाज में कि मैस जो होता है, मादा, जब वो ग्रेविटी के साथ मिलता है तो फिर वो वज़न बन जाता है। ठीक है। तो अगर ग्रेविटी ना हो तो मैस का वज़न नहीं होगा। तो आप अपने जो बड़े बड़े शहर देख रहे हैं, इनके अंदर जो हम आयरन यूज़ करते हैं, स्टील यूज़ करते हैं, इसकी एक ख़ास आर्किटेक्चर होता है, इसका एक ख़ास डिज़ाइन होता है, वो सब ग्रेविटी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर है कि कहीं ये ना हो कि बिल्डिंग ही ना गिर जाए। पुल बना रहे हैं तो पुल ना गिर जाए,
तो आप जो गुंबद की स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन करते हैं, महराब की शक्ल करते हैं, मीनार की शक्ल करते हैं, आप टॉल बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसके ऊपर ग्रेविटी के सारा जो है वो ग्रेविटी की वजह से उसकी ये स्ट्रक्चर नज़र आती है, स्टेबिलिटी। अच्छा, मतलब कहना क्या है, एक फोर्स है जो कि ज़मीन के सेंटर से जनरेट हो रही है, जी जी, वो चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है। बिल्कुल सही बात है। उसे हम नाम दे रहे हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी का, ठीक, ये आपने ग्रेविटी को बहुत अच्छा डिफ़ाइन कर दिया कि ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से शुरू होकर उसका जो इफेक्ट है वो बाहर जाता है, और जो सरफेस ऑफ द अर्थ से हम इसकी वैल्यू लेते हैं। ठीक है। तो सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर से जितनी जो चीज़ होगी वो उसकी तरफ आएगी। और ये भी हमने देखा कि इंसान जो है वो अक्सर जो है वो ज़ाहिर है गिरने से डरता है, और कोई चीज़ ऊपर से गिरे तो वो कितने फासले से गिरे इसका इम्पैक्ट होता है। अगर वो कम फासले से गिरेगी तो उसका नुकसान कम होता है, अगर ज़्यादा फासले से गिरे तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब कोई फोर्स पैदा हो जाती है। जी, ग्रेविटी यहाँ आके जो है वो एक फोर्स के तौर पे काम करती है, और जैसे जैसे ऊपर से कोई चीज़ नज़र आती है ये फोर्स उस पर मुसलसल उसको अपनी तरफ से खींचती है और उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है। अच्छा, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो जब ज़्यादा स्पीड से आगे कोई चीज़ ज़मीन से टकराएगी तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये तो इसके अलावा हमारे जो आप समझ लें कि दुनिया में जो पौधे हैं, जो इंसान है, जो हैवान है, बज़ाहिर ये लगता है कि शायद ग्रेविटी ने इनकी शेप में अफेक्ट नहीं किया, लेकिन ये सब कुछ ग्रेविटी के अफेक्ट की वजह से है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। दरिया, पहाड़, हम देखते हैं कि ग्लेशियर जो है पहाड़ों पे बनते हैं, वो मेल्ट करते हैं, पानी मेल्ट करके दरियाओं में आता है, नालों से समंदर में जाके मिलता है। अगर ग्रेविटी ना हो तो पानी ऊपर से नीचे आएगा ही नहीं, नाले ही नहीं बनेंगे, दरिया नहीं बनेंगे, खेतों को पानी देना मुमकिन नहीं होगा। और हमारे सामने जो शक्ल है पौधों की, वो जो सीधे ऊपर आते हैं, उनका सीधा रहना इसलिए है कि उनके अंदर इतनी मजबूती आ सके कि वो ऊपर आके रोशनी को कैच कर सकें। उनको मुकाबला करना पड़ता है ग्रेविटी की फोर्स से, वरना मुमकिन था कि पौधे जिस तरफ मर्जी निकल जाते अगर उनकी ग्रोथ होती। ठीक है। इसी तरह सारे जो हम जानवर हैं, हमारा जो बॉडी है, ये सारे का सारा बज़ाहिर हमें लगता है ग्रेविटी का असर नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर इस बात को समझता है कि जब हमारा दिल धड़कता है तो उसने जब खून को सर की तरफ भेजना है तो उसके लिए पावर ज़्यादा चाहिए, जब नीचे की तरफ जाएगा तो उसे कम पावर चाहिए, क्योंकि वो ग्रेविटी भी उसको खींच रही है। इसी तरह जब ये खून वापस आता है तो आपकी टांगों में मुख्तलिफ वेल्व्स होते हैं जो इसकी पंपिंग में वापस आने में मदद करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी उसके अगेंस्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं तो ये समझाऊँ कि हर चीज़ के अंदर ग्रेविटी है, उसके अंदर एक सेंटर पॉइंट है जो उसको ज़ाती तौर पर खींच भी रहा है, और एक बाहर की ग्रेविटी है जो ज़मीन की शक्ल में हमें मिल रही। अब वो ज़्यादा मजबूत है और उस चीज़ की ग्रेविटी कम मजबूत है। इसमें जो आप बात कर रहे हैं वो यूँ होती है कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हर आदमी का अपने अंदर, और असल में मेरा ख्याल है आप इस बात की तरफ ले जाना चाहते हैं या इशारा कर रहे हैं कि दो बॉडीज़ जो हैं वो दोनों ही एक दूसरे को खींचते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, इसलिए दोनों के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट है। ठीक है। लेकिन हम जब ज़मीन पे रहते हैं तो हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी का नाम दे देते हैं। ठीक। ग्रेविटी इसलिए कह देते हैं कि जो ज़मीन है वो अपनी बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो जिसमें मैं भी ज़मीन को खींच रहा हूँ और ज़मीन भी मुझे खींच रही है, लेकिन इसमें होता ये है कि मेरे खींचने की ताकत इतनी कम है ज़मीन को कि वो नेग्लिजिबल हो जाती है। इसलिए जब हम न्यूटन्स के लॉ अप्लाई करते हैं तो उसमें हम M1 और M2 जो है ना, उसमें जब ग्रेविटी के अंडर इफेक्ट आता है तो सिर्फ M यूज़ करते हैं। F = M में फोर्स बराबर है मैस और एक्सेलरेशन के, और M की जगह कोई अगर फ्री फॉल कर रहा है तो हम कहते हैं W = mg। अब यहाँ हम M2 नहीं लगाते, क्योंकि M2 जो है ना वो ज़मीन के मैस के मुताबिक बहुत छोटा है। अच्छा। तो वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों मैस एक दूसरे को खींचते हैं, और उसके जो अंदर होता है हमेशा मैस जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो अंदर ही होता है। ये भी आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। तो ग्रेविटी की अब इस शक्ल से हम अगर ज़रा से बाहर निकल जाएं तो इसी फोर्स को जब हम जैसे आपने कहा सोलर सिस्टम में भी यही फोर्स अप्लाई कर रही है, बल्कि सारी कायनात में ये फोर्स अप्लाई कर रही है। कायनात में हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को खींच रही है, और इसके लिए जो फार्मूला दिया गया न्यूटन का, वो हम पता है बहुत मशहूर फार्मूला है कि F = G M1 M2/d²।
तो यानी इसका मतलब है कि हर दो अजसाम एक दूसरे को एक ख़ास क़ुव्वत से खींचते हैं, जो कि इस बात पे डिपेंड करती है कि दोनों अजसाम का मैस क्या है और उनके दरमियान फासला क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ एक मेरे ज़हन में क्वेश्चन आया, डिस्टेंस ग्रेविटी के असर को बढ़ाता है कि कम करता है? डिस्टेंस उसके असर को कम करेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, ग्रेविटी का इफेक्ट के रूट के लिहाज से कम होता है। यानी एक चीज़ जो है ना, वो उसका आपको जो वैल्यू है उसको आप स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है। यानी चांद और ज़मीन का अगर डिस्टेंस डबल हो जाए तो उसकी फोर्स जो है वो डबल से ज़्यादा उसका हो जाएगा। अगर वो आप उसे 2 टाइम बढ़ाते हैं तो फोर्स 4 टाइम कम हो जाएगी। अच्छा, मतलब फोर्स खींचने की जो है, हाँ, वो फासले के लिहाज से, क्योंकि अगर आप इस फार्मूले को पढ़ें तो इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो और उसका भी स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वो तेज़ी के साथ उसका आपस में रिलेशनशिप जो है उसकी फोर्स कम होती जाएगी। अच्छा, ये तो हमारा इसमें था कि बेसिकली। अच्छा, अब उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कायनात में हर चीज़ एक दूसरे को खींच रही है। सूरज जो है वो ज़मीन सूरज के गिर्द इसलिए घूमती है कि सूरज ज़मीन को अपनी तरफ खींच रहा है। इसी तरह बाकी जो हमारे 7 या 8 प्लैनेट हैं वो भी एक सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि सूरज बहुत बड़ा है इन सब के मुकाबले में, और वो इस कशिश के आगे मजबूर हो गए हैं उसके गिर्द घूमने के। जब हम पूरी गैलेक्सी देखते हैं तो गैलेक्सी पूरी की पूरी जो है अपने सेंटर के गिर्द रोटेट कर रही है। ठीक है। और इसके पीछे भी ग्रेविटेशनल फोर्स को ही कारफरमा कहते हैं। ठीक है। तो अगर इसमें जो है ये अलबत्ता मज़े की बात है कि इसका जो है वो आगाज़ हम जो समझते हैं कि शायद हम इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो गैलीलियो न्यूटन वगैरह को दे देते हैं। मैं इसके मतलब थोड़ा ज़रूर कहना चाहूँगा, और अपनी बात का सबूत के तौर पे मैं मौलाना रूमी, जो कि कोई मेरा ख्याल है 1250 ईस्वी के करीब, अब आपको याद होगा कि न्यूटन जो है वो जो है तकरीबन 1600-1700 के करीब आया, तो उससे 400-500 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। उनके अशार हैं, आसमां गोईद बा ज़मीरा मरहबा, बातुम चूँ आहनो आहन रुबा। आसमां जो है वो ज़मीन को कहता है खुश आमदेद, कि मेरी मिसाल और तेरी मिसाल लोहे और मकनातीस की है। और आ हकीमिश गुफ्त कस जज्बे समा, अस जहात शश बेमान अंदर हवा। इस हकीम ने कहा कि आसमान की जो वजह है वो शश जहात की कशिश की वजह से है, और ज़मीन फ़ज़ा में इसीलिए ठहरी हुई है। अच्छा। और देखें, चूँ ज़मकनातीस कुब्बा रीख्ता दरमियामान आहने और रीख्ता, तो जैसे मकनातीस जो है वो खींचता है लोहे को, इसी तरह ये आसमानों ने अगर 2 तरफ मकनातीस रख दी जाए तो उसकी कशिश से फ़ज़ा में मुअल्लक़ हो जाती है। सही। आप देखें ये एग्जैक्ट ग्रेविटी का लॉ है। मतलब कहने का ये कि आइंस्टाइन और न्यूटन, इनसे पहले भी कोई इस्लामिक लोगों ने, अब मैं उन ज़ाहिर है कि हम ये बाज़ लोग समझते हैं कि शायद मौलाना रूमी ने अपनी वजदानी या इल्हामी तौर से जान लिया, ऐसा नहीं है। हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो बेशक वजदान और इल्हाम पे भी उनका जो था वो था, लेकिन वो अपने ज़माने के इल्म से बहुत बाखबर थे। और इब्नुल हैसियम साहब ने अपनी किताब में वो तजर्बात तकरीबन उसी तरह किए हुए हैं जो बाद में गैलीलियो ने किए थे। अच्छा। और गैलीलियो के तजर्बात ही न्यूटन के फार्मूलाज की बेस बनी थी। अब ये तजर्बात क्या थे कि गैलीलियो ने ये किया कि कुछ मैस लेके ना उनको एक इंक्लाइन प्लेन से ऊपर से नीचे फेंका, और उसने देखा जब वो नीचे आते हैं तो जैसे जैसे नीचे आते हैं उनकी स्पीड बढ़ती जाती है। फिर उसने देखा हर सेकंड के बाद कितनी स्पीड बढ़ती है, और उसने देखा कि हर सेकंड के बाद ये तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार बढ़ जाती है। अच्छा, ये तजर्बात जो हैं इब्नुल हैसिम कर चुके थे। और इब्नुल हैसिम के साथ एक और साइंटिस्ट मुसलमान थे, अल-खज़ीनी। सही। उन्होंने भी इस पर बहुत काम किया था और ये साबित किया था कि हर चीज़ जो है वो जब ज़मीन की तरफ एक तो आती है और फिर जब वो आती है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, उसे एक्सेलरेशन जैसे आप। अब ये बदकिस्मती है कि ये सारे के सारे जो असल काम थे वो हमारी नज़र से ओझल हो गए, और जब इन एक्सपेरिमेंट्स को जब इनको पढ़ा गया दोबारा यूरोप में, तो गैलीलियो ने जो इनको पढ़ के किया तो हमने सारा क्रेडिट गैलीलियो को। और गैलीलियो से आगे, क्योंकि गैलीलियो ने ये तो जान लिया कि चीज़ें ज़मीन की तरफ आती हैं,
ये नहीं वो बता सका कि इनके दरमियान इक्वेशन क्या है। अच्छा। जिस इक्वेशन को न्यूटन ने F = हमने कहा G/m1। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, सोलर सिस्टम में तो ज़मीन भी, बाकी प्लैनेट्स भी, कोई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कोई क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या ऐसा लॉजिक इसके पीछे चल रहा होता है कि एक को वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने में मजबूर कर रहा है और दूसरे को क्लॉकवाइज? तो बेसिकली है तो ग्रेविटी ना। नहीं, मैं थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो ऑब्जर्वेशन थी ना कि चीज़ें कुछ सैयारे एक तरफ घूम रहे हैं, कुछ दूसरी तरफ घूम रहे हैं, सोलर सिस्टम की हद तक ऐसा नहीं है। सारे स्टार्स घूमते एक ही डायरेक्शन में, सारे प्लैनेट्स। लेकिन जब हम ज़मीन से स्टारों की गर्दिश देखते हैं तो उनका ऑर्बिट क्योंकि बहुत बड़ा है और हमारा ऑर्बिट छोटा है प्लैनेट का, तो हम बाज़ का तो ऑर्बिट के इस हिस्से में होते हैं कि हमें उनकी वो आगे जाने की बजाय पीछे जाते हुए महसूस होते हैं। जैसे कि आप गाड़ी में जा रहे हो तो दो गाड़ियां अगर एक साथ में चल रही हों, एक गाड़ी की रफ्तार तेज़ हो तो आप जब तेज़ी के साथ उस गाड़ी के करीब से गुजरेंगे, अगरचे दोनों गाड़ियां एक तरफ ही जा रही हैं, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा वो गाड़ी पीछे रह रही है। ठीक है। तो ये इफेक्ट विजुअल है, असल में ऐसा नहीं है। अगरचा ये जो आपकी बात है कि कुछ चीज़ें क्लॉकवाइज हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज हैं, ये कुछ गैलेक्सीज़ की और स्पिन बाकी चीज़ों की क्वासर्स के स्पिन के ऊपर आती है ये बात, ठीक, उसको हम बाद में डिस्कस करें। अच्छा, ये स्पिन और रोटेशन में डिफरेंस पाया जाता है? हाँ, रोटेशन है जब एक चीज़ जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, ठीक है, तो वो अपनी रोटेशन 365 दिन में मुकम्मल करती है। हाँ, ठीक है। स्पिन है ऐसे घूमना लट्टू की, यानी अपने गिर्द घूमना, वो 24 घंटे में उसका है। ठीक है, ये मतलब वो अपनी ग्रेविटी के गिर्द अगर घूमे तो उसे स्पिन का नाम दे। और ये जो सारे सैयारे हैं ये सारे के सारे स्पिन भी कर रहे हैं और रोटेट भी कर रहे हैं। और एक तीसरी बात भी है ना, ये एक्सपैंड भी कर रहे हैं। एक्सपैंड भी कर रहे हैं, बड़े तो यूनिवर्स पूरी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, कोई ऐसी जगह भी है कि जहाँ पर ग्रेविटी हो ही ना? असल में ग्रेविटी वहाँ नहीं होगी जहाँ मैस नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैस जो है, हमें जो न्यूटोनियन फिज़िक्स है उसके मुताबिक ये है कि जो मैस और ग्रेविटी जो है इनके अंदर डुअलिटी है, यानी मैस जो है वो एक किस्म का अफेक्ट डालता है दूसरी चीज़ों पे, और जब कोई दूसरा मैस उसके करीब गुजरता है तो इन दोनों के रिलेशनशिप से वो इस तरफ एक दूसरे की तरफ एक कशिश पैदा हो जाती है। ओके। लिहाजा जहाँ मैस नहीं होगा वहाँ ग्रेविटी नहीं होगी। आइंस्टाइनियन फिज़िक्स जो है, जिसका हम अभी अगर आप कहेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे, उसका भी कुछ इसी तरह का है डिफरेंस, उसमें भी यही बात है। अच्छा, तो ये कोई फिर अगर वहाँ नहीं है तो ये क्यों कहा जाता है कि आर्टिफिशियल जो ग्रेविटी है वो क्रिएट हो जाती है? आर्टिफिशियल ग्रेविटी, अच्छा अब आपने जिक्र कर ही दिया तो थोड़ा सा ये हम फिर, क्योंकि ये बगैर हमें ना न्यूटोनियन और आइंस्टाइन की फ़िज़िक्स के बयान नहीं। न्यूटन के नज़दीक ये था कि जो कायनात है इसमें जो मैस है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, जैसे कि मकनातीस और लोहा आपस में खींचते हैं। लेकिन आइंस्टाइन का इसमें ख्याल बिल्कुल डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि ये जो स्पेस टाइम है ना, ये जो फैब्रिक है, इसमें जहाँ मैस मौजूद होता है वो इसको कर्व कर देता है। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आपने एक रबर शीट खींच के चारों तरफ लगा दें, अब आप उसके दरमियान एक लोहे का बॉल रख दें तो वो बॉल वहाँ नीचे की तरफ जाएगा, तो इर्द गिर्द का जो सारा उसका होगा ना आपका रबर, वो उसकी तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है। अब अगर कोई चीज़ जा रही है सीधी आप फेंकेंगे तो वो उसके गिर्द जाती जाती घूमना शुरू हो जाएगी। हाँ। और ये आप डिफरेंट यूट्यूब पे ये दिखाया हुआ एक्सपेरिमेंट्स के वो करते ये हैं कि एक बड़ा सा मैस रख के छोटे बहुत सारे मैस फेंकते हैं, वो उसके गिर्द घूमना शुरू हो जाते हैं और बाद में उसके साथ जाके टकरा जाते हैं। अच्छा, ये टकरा इसलिए जाते हैं कि इसमें एक तो ग्रेविटी नीचे से अफेक्ट कर रही है, दूसरा रबर शीट की रेजिस्टेंस है। इसलिए अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो आप समझ लें कि आपने एक मॉडल है खला का, और उस खला के अंदर ज़मीन मौजूद है, और ज़मीन ने जो स्पेस टाइम कर्व किया है तो चाँद असल में स्टेट चल रहा है, तो ये जो उसका स्टेट चलना है चाँद का, लेकिन वहाँ रास्ता मुड़ गया है। देखें ना, अब एक बात को गौर करें, अगर ये कशिश है तो ये कशिश आखिरकार मजबूर करेगी चाँद को कि वो आके ज़मीन में गिर जाए। कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी चाँद को अपने मदार में रहने के लिए। लेकिन अगर ये फ़र्ज़ करें कि चाँद अपने रास्ते पे सीधा चल रहा है
और आगे से स्पेस ही मुड़ी हुई है, तो चांद तो एक लिहाज से सीधा जा रहा है, वो स्पेस मुड़ी हुई है तो वो खुद ब खुद मुड़ता जा रहा है, तो उसको अब कोई फोर्स नहीं अप्लाई करनी पड़ रही। अब जो फोर्स है वो कर्वेचर की वजह से है। तो आइंस्टाइन ने ये जो थ्योरी दी स्पेस टाइम कर्वेचर की, ये जो थी बिल्कुल डिफरेंट थी, और ये बड़ी खूबसूरत इसलिए थी कि इसमें जो है वो बड़ी इजी है कि चीज़ें एक दूसरे की तरफ क्यों मुड़ जाती हैं। और फिर जो हमने कहा कि ग्रेविटॉन जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ, तो वो फिर आइंस्टाइन की थ्योरी उस वक्त जो है वो जब ये शुरू में हुआ, लोगों ने इसलिए माना कि इसकी इक्वेशन बड़ी मुश्किल थी। ये 3 डायमेंशनल इक्वेशन थी, जबकि न्यूटन की फिज़िक्स से फार्मूला लगा के फार्मूला बड़ा सिंपल सा था, आंसर भी मिल रहे थे। लेकिन इसको सबसे बड़ा पहला चैलेंज आया जब कहा गया कि मरकरी का जो था ना ऑर्बिट, उसकी जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की तो वो न्यूटोनियन फिज़िक्स के मुताबिक कुछ गलत आता था। ओके। तो ये किसी ने कहा कि यार रिलेटिविटी को अप्लाई करके देखो। जब वो रिलेटिविटी अप्लाई की तो वो एग्जैक्ट वो रिलेशन आया जो कि होना चाहिए। अब यहाँ पहली दफ़ा रिलेटिविटी सही साबित होना शुरू हुई। ठीक है। अच्छा, रिलेटिविटी बड़ी मज़ेदार थ्योरी है कि ये जब भी किसी चैलेंज में अभी तक इसे डाला गया है, शुरू में लोगों ने समझा कि रिलेटिविटी ख़त्म हो गई क्योंकि मुश्किल थ्योरी है, लोग इसको पकड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन रिज़ल्ट हमेशा रिलेटिविटी का सही साबित हुआ है। मिसाल के तौर पे आपको पता है जो हमारा ये सिस्टम है इसका सैटेलाइट से जो हम लोकेशन वगैरह डिस्कवर करते हैं कि फ़लाँ चीज़, हाँ। GSP कहते हैं उसको जी। तो वो जो सिस्टम है, अगर न्यूटोनियन फिज़िक्स के लिहाज से लोकेशन देखी जाए तो वो 7 मीटर गलत बताती है। GPS जिसे GPS कहते हैं। तो लेकिन अगर उसको आइंस्टाइनियन फिज़िक्स और उसकी थ्योरीज के मुताबिक देखा जाए तो वो एग्जैक्ट वो जगह बताती है। अच्छा। जहाँ खड़ा है। अब इसके अलावा एक दो और प्रॉब्लम्स थी। वो ये थी कि न्यूटन की अगर हम थ्योरी को देखें तो उसमें ना एब्सोल्यूटनेस है। वो ये है कि जब दोनों चीज़ों के दरमियान जो कशिश है वो मौजूद है, और अगर आप एक चीज़ को हटा के दूर कर देंगे तो उसके दरमियान ऑटोमेटिकली कशिश कम हो जाएगी फ़ौरन। ठीक है। लेकिन अगर ये फासला ज़मीन और सूरज का है तो आइंस्टाइन ये कहता था कि कोई भी चीज़ का अफेक्ट रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकता। लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि आप एक चीज़ को दूर करो और वो इंस्टेंटली बगैर किसी टाइम के ज़ाया किए उसका अफेक्ट दूसरे पे आ जाए। अच्छा। अब इसको जब एक्सपेरिमेंट में डाला गया तो ये देखा गया कि ये अफेक्ट रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आज आप ज़मीन को सूरज से थोड़ा दूर कर देते हैं तो इसकी कैलकुलेशन 8 मिनट 20 सेकंड लगेंगे सूरज तक पहुंचने। इसलिए कहते हैं कि रोशनी पर भी ग्रेविटी का असर होता है जी। और दूसरी ये बात थी कि अगर ये स्पेस टाइम कर्वेचर है तो फिर इसमें जब रोशनी गुजरेगी तो वो भी मुड़ेगी। ठीक है। तो इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी कहते हैं। ठीक। तो रोशनी के मुड़ने को। इसके अलावा अभी हमने जो लास्ट इस पे आया था कि ये जो एक सुपरनोवा डिटेक्ट हुआ और उसके अंदर न्यूट्रॉनों की जो स्पीड थी और लाइट और स्पीड, तो ये कहा गया कि शायद न्यूट्रिनो की स्पीड ऑफ लाइट से बढ़ जाती है। लेकिन जब उसको डिटेक्ट किया गया तो एक ही वक्त में न्यूट्रिनो और लाइट पहुंची। सही। अब यहाँ भी आके आइंस्टाइन साबित हो गया। फिर जो ग्रेविटेशनल रिपल पैदा होने थे, जो 2 ब्लैक होल एक दूसरे के साथ हमने देखा डिटेक्ट, वो एग्जैक्ट आइंस्टाइनियन फिजिक्स के मुताबिक हुए। फिर ब्लैक होल जो था उसका पहले किसी को नहीं पता था, लेकिन आइंस्टाइन की इक्वेशन से ये पता चला कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए, अगर आइंस्टाइन ठीक है तो फिर ब्लैक होल एग्जिस्ट करने चाहिए। और पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग ने इसको चैलेंज के तौर पे लिया और वो प्रेडिक्शंस अब ठीक हो गई हैं। तो बावजूद के लोग आइंस्टाइन की फ़िज़िक्स के साथ, क्योंकि वो मुश्किल है, इजी नहीं है, लेकिन अभी तक वो आइंस्टाइनियन फ़िज़िक्स के उसको मानने पर सबसे एक्यूरेट थ्योरी के तौर पे। आपने कहा एक्सेलरेशन, जिससे हमने बात शुरू की थी, सॉरी, कि एक्सेलरेशन जो है वो कि ऐसे भी पैदा हो सकती है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब देखें आइंस्टाइनियन फिज़िक्स के मुताबिक जब कोई स्पेस कर्व टाइम में मुड़ेगा तो वो आप यूँ समझ लें कि आप जब लिफ्ट में होते हैं ना, आप ऊपर जाते हैं तो आपको लगता है आपका वज़न जो है बढ़ गया है। अच्छा। आपने देखा ना पाँव पे ज़्यादा दबाव पड़ता है, और जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आपका वज़न लगता है कम हो गया है। तो असल में आइंस्टाइन ये कहता है कि ये जो है ना एक्सेलरेशन की वजह से है। ये जो ग्रेविटी महसूस होती है ना, अगर आप हवा में फ्री फॉल गिरेंगे तो आपको अपनी ग्रेविटी फील नहीं होगी, अपना वज़न महसूस नहीं होगा, क्योंकि जितनी ग्रेविटी है वो उतनी फोर्स आपकी बढ़ती जा रही है। और अक्सर आपने देखा होगा जो झूले होते हैं लेफ़्ट से राइट ऊंचे तक जाते हैं, जब आप एक्सट्रीम पे जाके वापस आते हैं तो आपको लगता है मेरा वज़न जो है बड़ा कम हो गया, बल्कि मैं हवा में ना रह जाऊँ।
ठीक है। अब इसका ये तरीका है कि अगर आप एक ऐसा स्पेसशिप बना लें या ऐसी चीज़ बनाएं जो हर 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ती जाए, ठीक है, तो उसका जो फोर्स होगा वो वही इफ़ेक्ट आपके कदमों में पैदा करेगा जो ग्रेविटी करेगी। लिहाजा जब आप उस पर खड़े होंगे तो आपको लगेगा, चाहे आप खला में भी खड़े हों, तो आप इर्द गिर्द नहीं मूव करेंगे, आप वैसे ही खड़े होंगे जैसे आप ज़मीन पे खड़े हुए। अच्छा, अब वहाँ कोई दूसरा मैस नहीं है, वहाँ कोई ग्रेविटी नहीं है। स्पेस रॉकेट तो बहुत छोटी चीज़ है, वो तो 9.8 मीटर पर सेकंड का आपको फोर्स नहीं ना दे सकता। ठीक है, लेकिन वो स्पीड की वजह से आप वो, और ऐसा किया गया है कि जो खलाओं में बनाए जाते हैं स्पेस सैटेलाइट, उनको एक रोटेशनल स्पीड दी जाती है जो टुवर्ड सेंटर होती है, और उसका एग्जैक्ट वही इफेक्ट फील होता है जो कि आपको ज़मीन पर रहते हुए फील होता है। तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अच्छा 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 अच्छा। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि रोशनी पर भी इसका इफ़ेक्ट होता है। रोशनी के साथ मैं एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ, ये टाइम, इस पर भी इफ़ेक्ट होता है। देखें, ग्रेविटी बड़ी मज़े की चीज़ है। ग्रेविटी जो है, ये आइंस्टाइन ने कहा था कि भी अगर ये स्पेस टाइम कर्वेचर तो रोशनी भी इस पर इफ़ेक्ट कर आएगी, और ये देखा गया। ख़ास तौर पे इसको यूँ डिटेक्ट किया गया कि सूरज जब ग्रहण होता था तो सूरज के पीछे, हमें तो ये दिन का वक्त लगता है ना, सूरज की रोशनी है, स्टार्स नज़र नहीं आते, लेकिन जब पूरा सूरज ग्रहण हो गया तो पीछे से जब एक स्टार आता है ना, अब आप इमेजिन करें उसकी लाइट आ रही है। वो लाइट आगे से यूँ आप समझ लें कि सूरज एक कुर्रा है, गोल है, तो वो आगे से उसकी लाइट्स रेज इधर भी आ रही हैं, इधर भी आ रही हैं, तो वो कर्व्ड करके दोनों तरफ से आगे आएंगी। अच्छा। और अगर कोई हैवी बॉडी है तो वहाँ से वो मुड़ जाएगी थोड़ी सी लाइट। इसका मतलब है ग्रेविटी का अफेक्ट लाइट पे भी है, और इसे ग्रेविटेशन लेंसिंग कहते हैं। ठीक है। और अब ये साबित हो चुका है कि जब लाइट चलती है तो वो उस पर इफेक्ट करती है। दूसरी चीज़ रोशनी पे, ठीक। दूसरी चीज़ है टाइम पे भी है। टाइम के मतलब ये देखा गया कि जब किसी हैवी मैस के पास टाइम जो है वो जाके स्लो होना शुरू हो जाता है। अच्छा। उसकी स्पीड, आप इसीलिए आपने देखा कि वो जो ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे ब्लैक होल्स के पास जाते हैं, ब्लैक होल के पास से जो उसके ऑर्बिट में होगा उसके लिए वक्त स्लो मूव करेगा, जबकि बाकियों के लिए टाइम वैसे ही चल रहा है, और हो सकता है उसके चंद घंटे उनके कई सालों के बराबर हो जाए, और फिर एक ऐसा वक्त भी आ जाना चाहिए जिसके लिए लगेगा टाइम तकरीबन रुक गया। अच्छा, ये बात जो है ये दोनों के लिए होती है, और ये साबित किया गया है। दिस इज़ नॉट जस्ट थ्योरी, ये भी आइंस्टाइन ने ही प्रेडिक्ट किया था कि जो टाइम है वो स्लो रन करेगा। और वो जब इन्होंने इसके होते हैं सेजियम क्लॉक्स कहते हैं कि एटम में एक इलेक्ट्रॉन के घूमने की स्पीड को कितनी कम स्पीड है, आप उसका वक्त करें ना, कितने कम वक्त में एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल ऑफ स्पीड है, उसको डिटेक्ट किया गया कि क्या जो ऊपर एटम्स हैं इनको एटॉमिक क्लॉक कहते हैं, ठीक है, और जो नीचे एटम्स हैं इनको जब मेजर किया गया तो देखा गया कि जो ज़मीन के पास थे वो स्लो चल रहे थे। ओके। तो टाइम इज़ अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। डॉक्टर साहब देखें, अभी आपने बताया कि ग्रेविटी टाइम पर इफ़ेक्ट होती है, ये असर डालती है। इसको अगर रिवर्सल कर लें, क्या टाइम भी ग्रेविटी पर असर करता है? अब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखें, एक थ्योरी आजकल पेश की जा रही है, वो ये है कि शायद ग्रेविटी टाइम की वजह से है। अच्छा, ये बड़ी मज़े की थ्योरी है। वो यूँ कहते हैं कि हमने देखा कि जो चीज़ ग्रेविटी के पास हो या मैस के पास है बड़ी चीज़ के, वहाँ टाइम स्लो गुजरता है, और जो चीज़ दूर है वहाँ टाइम निस्बतन तेज़ गुजर रहा है। अब आप एक बड़ा मैस ले लें तो आप एक से उसका ज़र्रा ऊपर वाले को एक समझें कि वो क्लॉक है, एक नीचे वाला क्लॉक है, और वो ज़मीन के पास से गुजरे स्पेस में, तो ज़्यादा ग्रेविटी पहले किसको अफेक्ट करेगी, नीचे वाले ज़र्रे को कि ऊपर वाले को? कॉमन सेंस तो नीचे वाले को। ठीक है। अब क्या होगा, नीचे वाला जब उस पर ज़्यादा इफेक्ट होगा तो उसका टाइम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ठीक है, निस्बतन कंपैरेटिवली। अब जब वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा तो इसके स्लो होने की वजह से अगर हम इसे ग्राफ खींचे ना, स्पीड का और उसके गुजरने का और वक्त का, तो ऊपर वाला क्लॉक थोड़ा तेज़ चलेगा, तो इसकी वजह से नीचे वाले जो पार्टिकल जब स्लो हो जाएंगे तो क्या होगा, वो टिल्ट करेगा। आप देखें ना, आप जा रहे हो तो आपको कोई नीचे से अगर रोके तो आप आगे की तरफ मुड़ जाएंगे। अब ये बड़ी मज़ेदार थ्योरी है। वो कहते हैं ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, आपका जो पाथ है वो कर्व होना शुरू हो जाता है, और जब वो पाथ कर्व होता है तो आपको यूँ फील हो रहा है जैसे ग्रेविटी है,
और आप उस पाथ की वजह से, क्योंकि आपके पार्टिकल्स का जो डिफरेंस है, और जितना मैस कम होगा उतना ये इफेक्ट कम होगा। ठीक है। जितना मैस बड़ा होगा, और वही न्यूटन का लॉ कि अगर m1 और m2 तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, उसका पार्ट ज़्यादा कर्व करेगा और वो ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। ऑल्दो दिस इज़ अ थ्योरी, लेकिन आपने क्योंकि इसका जिक्र किया तो ये एक बिल्कुल नई थ्योरी है कि टाइम, शायद ग्रेविटी जो है बड़ी एक वो मिस्टीरियस सी चीज़ है, तो शायद टाइम ग्रेविटी कॉज कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह हम कह सकते हैं कि देयर आर सो मेनी अदर थ्योरीज एग्जिस्ट अबाउट ग्रेविटी। जी जी बिल्कुल। इसमें मैं बड़ा मुख्तसर सा इसका बता दूं कि ये हमें अगरचे आइंस्टाइन और न्यूटन की थ्योरीज वगैरह बड़ी स्ट्रॉन्ग थ्योरीज मानी यही जाती हैं, इन्हीं को अप्लाई किया जाता है। और ये भी सही है कि न्यूटोनियन फिज़िक्स से आइंस्टाइनियन फिज़िक्स ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन हमारा कुछ चीज़ों की ऑब्जर्वेशन अभी है जो इन दोनों थ्योरीज़ के मुताबिक पूरी नहीं चल रही। मिसाल के तौर पे जो बड़ी गैलेक्सीज़ हैं, और ख़ास तौर पे जो स्पाइरल बड़ी गैलेक्सीज़ हैं, उनकी जो रोटेशनल स्पीड है ना, ख़ास तौर पे बाहर वाले हिस्से की, वो ना न्यूटोनियन फिज़िक्स से उसके फार्मूला से उसका पता चल रहा है और ना आइंस्टाइनियन से, वो उसके डिविएट कर जाती हैं। अच्छा। इसको ठीक करने के लिए इन लोगों साइंटिस्ट का ख्याल था कि इनके दरमियान डार्क मैटर मौजूद है। सही। और ये डार्क मैटर जो है 80% ऑफ यूनिवर्स डार्क मैटर से बनी हुई है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो डार्क मैटर क्योंकि अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ, वो इसमें कंफर्टेबल नहीं है। तो इसको करेक्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट ने कोई 1980 में कुछ में उन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसे मोंड कहते हैं। अच्छा। तो मोंड को आप समझ लें कि ये जो है वो न्यूटन की एक मॉडिफाइड थ्योरी है, मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स कहते हैं इसको। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि नहीं जनाब, इसमें क्योंकि आइंस्टाइन ने एक ख़ास एलिमेंट इसमें रखा हुआ था, उसे कहते थे टेंसर, कि स्पेस टाइम जो फैब्रिक्स है वो टेंसर की वजह से मिलके बनता है। उसने इसमें एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी और डाल दी। तो उसने कहा कि अब अगर हम इसको अप्लाई करें तो ये जो रोटेशनल स्पीड है ना गैलेक्सीज की बड़ी सही हो जाती है। अच्छा। मगर उसका मुसीबत ये हुई कि उस थ्योरी के मुताबिक जब एंगुलर मोमेंटम और बाकी मोमेंटम और रिलेटिविटी को देखा तो सारा कुछ ख़राब हो गया। लिहाजा उसकी थ्योरी शुरू में तो बहुत शोर मचा, लेकिन बाद में वो नाकाम हो गए। लेकिन फिर एक शख्स आए बैकेनस्टीन, इन्होंने क्या किया, उसके अंदर जो है कुछ और चेंजेस की, और इन्होंने कहा कि अगर ये डाला जा सकता है तो हम एक वेक्टर क्वांटिटी भी डाल देते हैं। इन्होंने जब वेक्टर डाला तो उसके रिजल्ट भी ठीक हो गए, एंगुलर मोमेंटम भी ठीक हो गया, लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग की प्रॉब्लम फिर रही। और एक और प्रॉब्लम आ गई कि अगर उसकी थ्योरी ठीक मानी जाए तो यूनिवर्स का बनना मुमकिन नहीं था। अब इन्होंने एक और साहब आए कॉन्स्टेंटिनो, उन्होंने कहा इस थ्योरी में एक और चीज़ डाल दो, वो करो कि इसमें स्केलर जो क्वांटिटी है ना वो वेरिएबल है, वो पहले कुछ और थी अब और थी, इसलिए कायनात पहले बन गई अब ऐसी है। अगरचे ये थ्योरी अगर डाली जाए तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी देती है, लेकिन अब साइंटिस्ट कहते हैं ये तो ऐसे है ना कि ये पकड़ा तो ये डाल दो, इट्स टू रिफाइंड, टू ट्यून्ड, बेस्ड ऑन अजम्पशंस। हाँ, कि जैसे ज़बरदस्ती धकेला हो। इसलिए अभी तक जो है ये जो थ्योरी हैं वो आइंस्टाइन की थ्योरी ही सबसे मोतबर है। अब इसमें असल चैलेंज क्या है, वो है क्वांटम। ओके। अब मसला ये कि आपको ये दोनों थ्योरीज, क्वांटम जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सबसे बड़ी थ्योरी है और बड़ी उसमें कोई शक नहीं है, और मैक्रोस्कोपिक और यूनिवर्सल लेवल पे रिलेटिविटी सबसे अच्छी थ्योरी है, लेकिन इन दोनों को अभी तक मिलाया नहीं जा सका। और इसको मिलाने के लिए जो सबसे अच्छी कोशिश हुई थी वो स्ट्रिंग थ्योरी, एस थ्योरी हुई थी, जिसने ये कहा कि ये शायद, और एक और थ्योरी बाइनरी फ्यूजन थ्योरी कहते हैं, बाइनरी कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन दोनों थ्योरीज ने इन दोनों को काफ़ी हद तक मिलाया है आपस में। लिहाजा ये एक प्रोसेस है जो अभी जारी है कि सही ग्रेविटी क्या है, वो शायद हमें और टाइम लगेगा उसे जानने में। सर डॉक्टर साहब, टाइम की फिर लिमिटेशन आ गई। ठीक है सर। यानी हम भी एक ग्रेविटी के अंदर कैद हैं कि इससे बाहर नहीं जाना। जी नाज़रीन, आपने ग्रेविटी के ऊपर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन हासिल की। मैं समझता हूँ कि इतनी सिंपल और सादा गुफ्तगू शायद डॉक्टर साहब के अलावा और मैं किसी से सुन नहीं पाया। नाज़रीन, कोशिश यही होती है कि हम अपने पॉइंट्स को इतना इजी रखें कि हर सुनने वाला जो लेमैन है वो हमारी चीज़ को समझ सके। इसके साथ मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।